बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रोला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में नोटिफिकेशन का कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, तो जनाब अब इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। इसके ऊपर हम रात को भी बात कर रहे थे। शहजाद अकबर साहब थे, मैं था, साबिर शाकिर साहब थे, कुछ और भी हमने लोगों से बातचीत की है जो लॉ को जानते हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जी कानूनी तौर पर तो ऐसे ही है, आईनी तौर पर तो ऐसे ही, ये ज्यादती कर रहे हैं जनाब। इस वक्त नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, या नोटिफिकेशन नहीं है लिहाजा कोई आर्मी चीफ नहीं है। 5 साल के लिए अब आर्मी चीफ आया करेगा और नए 5 साल का ऐलान किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के लिए। बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई, बड़ा रोला चुला डला। तो क्योंकि नए 5 साल मिल रहे हैं तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। ये एक एक्सटेंशन का केस है, ये कंटिन्यूशन का केस नहीं है। ये पहले जो कहते हैं ना कंटिन्यूशन है कि 3 साल गुजार लिए, क्योंकि अब कानून 5 साल कहता है तो 2 मजीद गुजारने के बाद 5 मुकम्मल होंगे, लिहाजा नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, ये मामला नहीं। ये नए 5 साल का मामला है, 2025 से 2030 तक। तो जब नए 5 साल आएंगे तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए हुआ कि आर्मी चीफ 3 साल तक इस मुल्क का आर्मी चीफ रहेगा। अब उसे एक नया नोटिफिकेशन चाहिए क्योंकि एक एक्सटेंशन अपने ओहदे के अंदर आर्मी चीफ ले रहा है। तो 5 साल के लिए नया नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं आया। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा आसिम मुनीर को? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? देखिए, आप ये मामला जाकर उठाएंगे कहां पे? जब जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन में कीड़े निकले थे और प्रॉब्लम आ गया था कि जनाब ये जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, मामला अदालत में चला गया था। तो उस वक्त अदालत का वजूद पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में अदालत का वजूद था तो फिर मामला अदालत के अंदर चला गया। अब तो पाकिस्तान में अदालत का वजूद ही नहीं है। अदालत के अंदर जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। और अगर मैं सारी अदालतों की बात ना भी करूं तो सिर्फ आईनी अदालत को आप देखें तो जो राय वहां पे वकला की है, तो जो राय वहां पे आम सहाफियों की है, जो आजाद सहाफी हैं, उन सबका कहना है कि जो आईनी अदालत है मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब के लिए कोई मसला तो होना नहीं चाहिए। अब चाहे नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, स्टेटस तो वो एंजॉय कर रहे हैं आर्मी चीफ का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या कोई नया आर्मी चीफ आ जाएगा? अब तक तो दिखाई नहीं दे रहा। यानी ये तो सिर्फ मामला दबाव डालने का है ना कि जनाब नोटिफिकेशन कर देते हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने एक ख्वाहिश हाल ही में की भी है। जब 26 तारीख को उन्हें धूप लगवाई गई मियां साहब को, बड़े जूमानी अंदाज में उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों को भी सबको जो है सजा देनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं निशाने इबरत बनाना। कौन लोग हैं? यानी ये इल्जाम किस पे लगाते रहे? माजी में ये इल्जाम जनरल फैज पे और जनरल बाजुआ पे लगता रहा है, दीगर कुछ और जर्नल है उन पे भी लगता रहा है, कुछ जजों के ऊपर भी ये इल्जाम लगता रहा है। लेकिन मामला ये है कि वो जो जजेस हैं वो तो ना 3 में ना 13 में, ना उनके पास कोई इख्तियारात है। अब वो मामला कहां जाएगा मैं आपको बताता हूं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की डिमांड एक्चुअली क्या है, जो मेन डिमांड है, जहां आके वो फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेज कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है? जरा इसमें पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ना बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखें, जिन पर नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया ना कि ये इमरान खान को लाए, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भगाने में और वापस इक्तदार लाने में भी मुलव्वस हैं। जिन जजों पर मियां साहब इल्जाम लगाते हैं वही जजेस नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए सहूलतकारी भी करते रहते हैं। यानी 4 हफ्ते का कहकर भिजवाते हैं और मियां साहब वापस ही नहीं आते। टाइम गुजरता रहता है और 4 साल गुजर जाते हैं और वही जज साहिबान जिन पे नवाज शरीफ साहब को शिकवा है वो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते रहते हैं। जिस बाजुआ और फैज को नवाज शरीफ साहब बुरा कहते हैं, अब उन्होंने काफी हद तक शरीफ खानदान की मदद की है, पूरे खानदान की मदद की है। अब यानी आप अंदाजा करें ना कि जनरल फैज अमीद ने बाकायदा शरीफ खानदान के बंदों को इतलात दी कि जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ केस बन गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिकट पकड़े, आप निकले पाकिस्तान से। कई लोगों की जनरल फैज अमीद ने बहुत मदद की थी। ये अब ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सोर्सेज ये बातें बता चुके हैं। और फैज अमीद के शरीफ खानदान के साथ भी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात थे, ये हर जगह खेलते थे जैसे एक जर्नल का तरीकाकार होता है। फिर जनरल बाजुआ के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, तो जनरल बाजुआ के दौर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी उसी दौर में मदद मिली।
फिर इमरान खान साहब को निकालकर रेजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजवा के दौर में हुआ। तो अगर आप जनरल बाजवा को एक जुर्म में पकड़ेंगे तो दूसरा भी पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि किस तरह आज नवाज शरीफ इक्तदार में है, कैसे नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इक्तदार के अंदर झूले ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मियां साहब फंस गए बहुत बुरी तरह। लेकिन ख्वाहिश उनकी है कि कम से कम और कुछ नहीं देते तो इमरान खान से मुझे छुटकारा दिलवा दे। अब सादा अक्सरियत मिलने के बावजूद आपने कभी सोचा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना क्यों नहीं चाहते? बनना वो चाहते हैं, बन नहीं सकते। और उसके पीछे जो बड़ा रीजन है, देखिए सादा अक्सरियत उन्हें मिल गई है। अब पीएमएलएन को चाहिए कि नवाज शरीफ को सर पे बिठाएं और उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान बना दें ताकि वो अपना बदला ले सकें एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन वो ये करेंगे नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने तुर्क का पत्ता अपने हाथ में रखा हुआ है और वो तुर्क का पत्ता ये है नवाज शरीफ का कौमी असेंबली का वो हल्का जहां से नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से इलेक्शन हारे। वो जो जाली फॉर्म 47 दिया गया, इतना गंदे तरीके से और इतने घटिया और बेहुदा तरीके से फॉर्म 47 किसी भी एमएनए को नहीं दिया गया जिस तरह नवाज शरीफ को दिया गया। अब जब चाहे नवाज शरीफ साहब को वो पकड़ के चौक में फारिग कर दे, नवाज शरीफ साहब को बीच चौराहे फारिग कर दे, जब चाहे कर दे, और यास्मीन राशिद साहब अपनी सीट ले जाए तो वजीर आजम पाकिस्तान बन के चौथी मरतबा मट्टी पलीत हो जाएगी मियां साहब की। तो इससे बेहतर है कि मियां साहब फिलहाल वजीर आजम ना बने या उन्हें कोई बहुत बड़ी गारंटी दी जाए। अब अगर मियां साहब आगे बढ़ते हैं तो लंदन में जो कुछ हुआ, जितनी साजिशें हुई, उन सबका पोल खुल जाएगा, जिनमें बहुत सारी चीजें मोहम्मद जुबैर बता चुके हैं, शाहिद खकान अब्बासी बता चुके हैं, फजलुर रहमान बता चुके हैं, बहुत सारे और लोग बता चुके हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को, नवाज शरीफ साहब की डिमांड ये है ना कि इमरान खान से हमें छुटकारा दिलाया जाए, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेयारो मददगार हो जाएगी। वजह यह है कि वो इमरान खान का ड्रावा देके ही तो सारे सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। यानी इमरान खान साहब को जेल में रख के इमरान खान साहब का ड्रावा देकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी खानदानों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, मौलाना फजलुर रहमान का खानदान है। ये सारे जो कंट्रोल हुए इमरान खान के खौफ से हुए। और इमरान खान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी मकबूलियत बनती जा रही है। वो मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग मैदान में इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते। और फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो बड़े आराम से इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है कि फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर आप जाने और इमरान खान जाने। सियासतदान भी फौज को डराते रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर को, कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो आपको जेल में डालेगा। अब ये इस्तिस्ना जो है ये उसी खौफ की वजह से है ना, वरना कोई पागल तो नहीं है कोई बंदा लेके इस्तिस्ना फिरना शुरू हो जाए और अपनी बेइज्जती भी करवा ले। एक गैर इस्लामी गैर शरई काम है, वो नहीं करना चाहिए था आर्मी चीफ को, लेकिन ये खौफ इतना बड़ा है जो उन्हें डरा दिया गया कि अब उन्हें वो गैर आईनी काम करना पड़ा ना, गैर इस्लामी गैर शरई काम है, मौलवी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो वो काम उन्हें करना पड़ा इसलिए कि इमरान खान साहब का खौफ है। और ये खौफ किसने फैलाया? सियासतदानों ने उनके दिल में डाला। और एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि ये सारे इमरान खान से डरते हैं, लिहाजा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारे पास कोई ऐसा खौफ बाकी नहीं रहेगा, कोई हमारे पास ऐसा हथियार बाकी नहीं रहेगा जिससे इन सियासतदानों को डराया जा सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को इस्तेमाल करेगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदलिया पे दबाव डालना बंद कर दे तो इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे इन सबका भट्टा बैठ जाएगा, ये सारे जानते हैं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक दूसरे के साथ भी चलेंगे। अब कुछ अस्करी ओहदे जो बड़े अहम हैं वो खाली पड़े हुए, खैंचातानी चल रही है। पहले एक तासुर होता था फौज के बारे में कि ये स्कूल के बच्चों की तरह बड़े ओबीडियंट और बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन अब ये तासुर जनरल बाजवा के दौर में और जनरल आसिम मुनीर के दौर में बहुत हद तक जायल हुआ। जब लोगों को उठाया गया, उनको टॉर्चर किया गया और बार बार ये चीजें टाउट्स के जरिए से टीवी पे डिस्कस की गई कि फलाने को फलाना होता, फलाने को फलाना होता, उसको ये मिलना चाहिए, तो हमें ये समझ आई कि जनाब ओहदों के चक्कर में ये कुछ भी कर सकते हैं। ये एक तरह का इख्तियार है ना, इक्तदार है, ओहदा मिल जाना। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या अस्करी क़यादत के अंदर भी एक खैंचातानी चल रही है, कोई डिसिप्लिन वहां ऐसा नहीं होता। उसके बारे में कुछ खबरें जो है मार्केट में लॉन्च भी हो रही हैं। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है, वो इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये कहते हैं रावलपिंडी में सब अच्छा नहीं है, 3 आम फौजी ओहदों के लिए 20 से जायद जो है मुख्तलिफ 3 स्टार 4 स्टार मैदान में उतर चुके हैं और जनाब बड़ी अजीबोगरीब साजिशें चल रही हैं। और पिछले 72 घंटों में एक अहम जर्नैल के खासे बदनाम भाई को उठाया गया। उसने उठाने वालों के सामने काफी कुछ उगला, लेकिन साथ ही साथ उसने यह भी बता दिया कि जो उठाने वाले हैं, जो उनका बॉस है, उसके बेटे के साथ भी वो मिलकर कार्रवाइयां डालता रहता है और साथ सबूत भी सामने रख दिए। और यह भी बता दिया कि बेटा तो बेनामी है, असल जो उसका इंटरेस्ट है वो तो उठाने वालों, मेन आदमी जो उनका बड़ा है उसका वालिद है। और अब उठाने वाले परेशान है कि कार्रवाई करें या फिर माफी मांगे। तो इस किस्म की अंदरूने खाना साजिशें भी चल रही हैं बकौल शहजाद अकबर साहब के। ये नॉर्मल है, इसको रूटीन के तौर पे लेना चाहिए, इसलिए कि ये ओहदों के चक्कर में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आपने आसिम मुनीर साहब को देखा नहीं, 2 आईनी तरमीम करवा ली उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मामला सीधे करने के लिए, अपनी ताहयात इस्तिस्ना के लिए, ताहयात मुराद के लिए 2 उन्होंने अहम तरीन आईनी तरमीम करवा ली। आपको याद नहीं है जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में तरमीम करवा ली थी 8वीं, सारे इख्तियारात ले लिए थे। आपको याद नहीं है आइन का हुलिया बिगाड़ दिया था परवेज मुशर्रफ ने, LFO करवा लिया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर।
तो ये तरीकाकार होता है, यानी जिनको इनको इक्तदार पसंद है और ये इक्तदार की खातिर किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अब नाज़रीन, नौरीन खानम का जो भारतीय चैनल को इंटरव्यू है उसको लेकर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में उछल कूद हो रही है, मगर नवाज शरीफ साहब के अब कई इंटरव्यूज निकालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रख दिए तो काफी ठंड पड़ गई है। अब नौरीन खानम के और नवाज शरीफ के जो इंटरव्यूज इंडियन मीडिया को हैं, या इन दोनों का इंडियन मीडिया को लेकर या इंडियंस को लेकर फर्क क्या है, मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं और फिर आप देखिएगा कि किसके साथ क्या हुआ। यानी नौरीन खानम ने इंटरव्यू दिया तो उनके इंटरव्यू का महवर इमरान खानम का भाई है, फिर उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तब्दीली की गई, लेकिन जब तब्दीली की गई तो खान की जगह लफ्ज खान आ गया। खान, जो इंडियन थे वो खान बोलते हैं, हम लोग खान बोलते हैं, तो वो भी वैसे ही पकड़ा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो, उन्होंने खुद भी बता दिया। तो इमरान खान महवर रहा नौरीन खानम का, जो इमरान खान की बहन है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का महवर पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की पॉलिसीज वो उन्होंने डिस्कस की इंडियन मीडिया के साथ और बार बार की। फिर नौरीन खानम का इंटरव्यू एडिट किया गया, नवाज शरीफ का इंटरव्यू एडिट नहीं किया गया। नौरीन खानम जो है वो एक गैर सियासी खातून है, वो सिर्फ अपने भाई के लिए आवाज उठा रही, और नवाज शरीफ 3 मरतबा का वजीर आज़म है, वो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जब वो बात करते हैं तो उसका फर्क कोई और पड़ता है। फिर सहाफ़ियों और दीगर कारोबारी शख्सियात से और सियासी शख्सियात से नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हैं इंडिया में, नौरीन खानम के नहीं है। यानी कारोबारी शख्सियात, चाहे वो जनरल मित्तल हो, चाहे सियासी शख्सियात, नरेंद्र मोदी के साथ खुफिया मुलाकात हो, या मुंह पे हाथ रख के बात करना हो ताकि लिपसिंग पढ़ी ना जा सके, और अपने घर में बुलाना हो, साड़ियाँ, आमों के तोहफे और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ यारी मियाँ साहब की। और जब जंग चल रही थी तो मियाँ साहब ने बिल्कुल चुप का रोज़ा रख लिया था। बाद में जब पाकिस्तान ने तैयारी गिरा दी है तो इन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं नहीं जनाब, वो तो तैयारी गिराए, मियाँ साहब ने जंग को डिज़ाइन किया था। नौरीन खानम के ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं है। तहाइफ का तबादला भी मियाँ साहब ही करते रहे, नौरीन खानम नहीं करती रही। तो इसके ऊपर जो लोग उछल कूद कर रहे थे उन्हें काफ़ी तसल्ली हुई है कि जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये कहूँगा कि इंडियन चैनल को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि इसके ऊपर आप गद्दारी के और बगावत के और फितना के और आप ये सारे फतवे लगा दें। ये पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का पुराना खेल है और मैं हैरान होता हूं, इन्होंने जितने खेल पाकिस्तान की तारीख में आज तक खेले हमेशा ये कामयाब होते थे, अब हर दफा नाकाम हो जाते हैं। अब ये स्मगलिंग का खेल खेलता है वो इनके गले पड़ जाता है, ये गद्दारी का खेल खेलते हैं वो इनके गले पड़ जाता है, ये इंडियन एजेंट का खेल खेलते हैं वो इनके गले पड़ जाता है, ये इसराइली या यहूदी एजेंट का खेल खेलते हैं वो भी इनके गले पड़ जाता है। तो हर वो चीज़ जो सारी जिंदगी ये खेलते रहे हैं वो आज इनके अपने ही गले पड़ जाती है। लोग जो है वो 1-2 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करके हाथ में पकड़ा देते हैं, जनाब ये आपकी औकात। ये इस मरतबा पाकिस्तान में हो रहा है। तो जो सहाफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं या सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें ज़रा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पीटीआई इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि भारत के साथ जो नवाज शरीफ के ताल्लुकात हैं वो किसी के भी नहीं है, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दोनों ममालिक को अमन के साथ रहना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब अगर अपने अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मुस्तकिल जंगबंदी के लिए और अच्छे ताल्लुकात के लिए, और जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी के मसाइल, कश्मीर के मसाइल और दीगर, उन सबको हल करने के लिए, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। तो जो ताल्लुकात हैं वो तो शरीफ खानदान के हैं ना, बाकियों के तो उतने नहीं है। और दूसरा जो है वो इसराइल के हवाले से जो करारदाद डोनाल्ड ट्रंप की है, जिसे इसराइल ने बहुत पसंद किया, वो तो पाकिस्तान ने अभी पास करवाई ना आपकी हुकूमत में। इमरान खान साहब तो उसके ऊपर मानते नहीं थे, वो तो कहते थे जब तक फलस्तीन एक रियासत नहीं बन जाता तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी पे करारदाद आपने पास करवाई है, इमरान खान ने तो नहीं करवाई। और इसराइल आपको पसंद भी कर रहा है, इमरान खान को तो वो पसंद नहीं कर रहा। उनके तो अपने डॉक्यूमेंट्स रोजाना की बुनियाद पर लीक हो रहे हैं कि जनाब इमरान खान को इसराइल पसंद नहीं करता, और नवाज शरीफ साहब को या मौजूदा जो दौरे हुकूमत में जो रजीम है इसको इसराइल काफ़ी पसंद करता है। उनके अपने अखबारात में बार बार ये बातें लिखी जा रही हैं। अब नाज़रीन, एक और सवाल पैदा होता है कि मंगल को क्या होने जा रहा है। देखिए, मंगल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें चंद चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जमा होगी, MNAs, MPA, सेनेटर सारे आएंगे वहाँ पे, और उसके बाद ये हाई कोर्ट मेरे ख्याल में फेस सेविंग के लिए कोई ऑर्डर दे सकती है कि जनाब जाएँ जाके आप इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करें। फिर ये मोटरवे पे रस्तों की बंदिश कर देंगे और एक टोकन एहतजाज भी किया जाएगा 1 दिन के लिए, और अडियाला जेल के बाहर भी इज्तिमा पहुंचेगा, बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां पे जाएंगे। अब मुलाकात होती है या नहीं होती, इसका इन्हिसार एक मरतबा फिर नोटिफिकेशन के ऊपर है, क्योंकि अलीमा खानम ने कहा कि उन्हें बड़ा क्लियरली आज से 13-14 दिन पहले बता, 2 हफ्ते पहले अलीमा खानम को बड़ा कैटेगोरिकली ये बता दिया गया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होगी और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब नोटिफिकेशन इमरान खान ने तो नहीं करना, नोटिफिकेशन तो करना है PMLN की हुकूमत ने। उसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक यह है कि वो किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं चाहते, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं चाहते कि साहब बहादुर का नोटिफिकेशन जो है वो बड़े आसानी से और आराम से हो जाए। तो ये अलीमा खानम ने बताया भी था कि नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी फैमिली की हो जाएगी, और अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर सूरत हाल किसी और तरह की हो जाएगी, फिर कोई और इनको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की एक टीम पाकिस्तान में मौजूद है, आपको पता है GSP+ स्टेटस के हवाले से वो वहाँ काम कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, मुलाकातें भी उन्होंने की हैं। सोराब बरकत के हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई
जो दीगर सहाफ़ी पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से भी आज ही के दिन में हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं शेफील्ड में, यहाँ पे बरतानिया में। तो हमारी उम्मीद है कि वहाँ पे आप सब लोग आएंगे और आकर एहतजाज करेंगे, इन सहाफ़ियों के हक के अंदर आवाज़ उठाएंगे। तो नाज़रीन, सराब बरकत के बारे में जो यूरोपीय यूनियन की टीम है उन्होंने पाकिस्तान से पूछा, तो मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने कहा जी नहीं, वो तो एक एक्टिविस्ट है। ये इनका बड़ा आसान और पुराना फार्मूला है। यानी जब कोई सहाफ़ी इनको सूट करता है तो कहते हैं जी ये सहाफ़ी है, जब कोई सूट नहीं करता तो कहते हैं जी एक्टिविस्ट। कई सहाफ़ी जो माजी में इनको सूट करते थे, यानी हमें अच्छी तरह याद है कि शरीफ खानदान, ये जरदारी, ये लोग हमारे जनाब माथे चूमते थे, खुश होते थे कि जनाब आप लोगों ने मुशर्रफ के खिलाफ क्या कमाल कर दिया। फिर एक वक्त आया कि बहुत सारे सहाफ़ी इनको बुरे लगना शुरू हो गए। वजह यह है कि आज दोबारा हम बात कर रहे हैं आइन की सरबुलंदी की, आज दोबारा हम बात कर रहे हैं कि आप डिक्टेटर के साथ ना चलें। कल आप डिक्टेटर के खिलाफ थे, हम आपके साथ थे, आज आप डिक्टेटर के साथ हैं तो हम आपके खिलाफ क्यों ना हो। तो ये फैसला करते हैं अपने फायदे और नुकसान को देखकर कि ये सहाफ़ी है या नहीं है। और अगर कोई आदमी जो है वो इनके मुखालिफ बात कर रहा है या इनको आईना दिखा रहा है तो ये कहेंगे ये एक्टिविस्ट है। ये अरशद शरीफ को भी यही कहते थे, मुझे भी यही कहते हैं, बाकी को भी यही कहते हैं, सराब बरकत को भी यही कह दिया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मीडिया से तस्दीक की और उनको पता चला कि ये तो जर्नलिस्ट है। तो ये मामला यार रुकेगा नहीं है, अभी और उठेगा। अभी आप देखिएगा इसके ऊपर मजीद जगहों पे भी हम आवाज उठाएंगे और कश्मीर में बड़ी जोरदार आवाज उठ रही है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बेहतर यह है कि वो सराब बरकत को और बाकी सहाफ़ियों को आजाद करें और तौबा करें, ये हरकतें करना बंद करें, क्योंकि रियासती जबर सहाफ़ियों के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, बहुत सारा पैसा खर्चने के बावजूद, प्लॉट्स की लालच देने के बावजूद, बहुत सारी और लालचें देने के बावजूद कराची में बहुत बड़ा झटका लगा है हुकूमत को कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन ये हार गए और ये 27वीं तरमीम के खिलाफ एक बड़ा रिएक्शन है वकला की जानिब से। तो कराची से जो अगर कोई तहरीक चलनी है तो उसके लिए ठंडी हवा चल पड़ी है। लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सूरत हाल में, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये चंद जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लाहौर में चल जाती है तहरीक और लाहौर के अंदर वकला इकट्ठे हो जाते हैं और मजबूती से खड़े हो जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो इसका इंपैक्ट कैपिटल पे इस्लामाबाद पे आएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जब इसका इंपैक्ट आया तो फिर आप देखिएगा कि पेशावर और कोयटा और हर जगह से आपको आवाजें आएंगी और बहुत तेजी से वकला तहरीक खड़ी होना शुरू हो जाएगी। बहरहाल कराची में एक बड़ी कामयाबी मिली है हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ अपोजिशन को, और उन्होंने वहां पे क्लीन स्वीप कर दिया है। नाज़रीन, हरीपुर की धांधली जो है वो एक के बाद एक करके एक्सपोज हो रही है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने सारे के सारे फॉर्म 45 सामने रख दिए। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं है हुकूमत के और हमारे इन फॉर्म 45 में, बल्कि उन्होंने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन आज तक फॉर्म 45, 46 और 48 जारी नहीं कर सका। 602 में से 599 फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार को 1,49,782, जबकि बाबर नवाज को 1,24,686 वोट मिले। यूं 25,000 से ज्यादा की लीड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पास थी और 67% पोलिंग स्टेशन पे पीटीआई आगे थी। लेकिन बाद में इसको तब्दील कर दिया गया और जीत को हार में बदल दिया गया और 28% उनकी जीत की परसेंटेज रह गई 67% से कम होते होते। अब रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 47 में कुछ और कह रहा है। तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास हर स्टेशन के अंगूठों और दस्तखतों और एजेंट्स की तस्दीक शुदा असल कॉपियां मौजूद हैं और ये बाकायदा उन्होंने जारी कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हुआ जनाब हरीपुर का इलेक्शन और ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। अगर इस तरह इलेक्शन करवाने तो पाकिस्तान में तो फिर इलेक्शन का वजूद ही खत्म हो जाएगा ना। हाँ, पीएमएलएन को वोट पड़े, ऐसा नहीं। हरीपुर में, एबटाबाद में, ये मानसेरा का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे नवाज शरीफ का वोट बैंक बहुत तगड़ा है और बहुत पुराना है, बहुत पुराना है और तगड़ा वोट बैंक है, लेकिन जीतने की पोजीशन में नहीं है। यही 25,000 की लीड से वो हारे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।